हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग तो रिवोल्यूशनरीज डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से लेके 1848 तक। तो जब यूरोप में नया गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय जो लोग उसको अपोज किए थे वो थे लिबरलिस्ट जो लोग थे, वो लोग उसको अपोज किए थे। मतलब जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे वो लोग कंजर्वेटिव के लोग के अगेंस्ट में थे। तो उस समय यूरोप के बहुत सारे कंट्री में रिवॉल्यूशन देखने को मिले थे, जैसे कि इटली, जर्मनी स्टेट्स में, और जो ओटोमन एम्पायर था उसमें, आयरलैंड में और पोलैंड में। तो ये जो जितने भी रिवॉल्यूशन सब कंट्री में हुए थे वो सभी रिवॉल्यूशन लिबरल नेशनलिस्ट लोग ही उसको कैरी करके आगे लिए थे। और उसी लिबरल नेशनलिस्ट में आते हैं जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, जिसमें कि आते हैं प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं मेंबर होते हैं, या फिर स्कूल के टीचर्स हो, कॉलेज के प्रोफेसर्स, या फिर जो ऑफिसों के क्लर्क लोग जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास बोल सकते हो, वो सभी लोग इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाए थे। तो ऐसा ही सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन देखने को मिला था वो था फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 में, जिसको जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। और जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में भी तुम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो शायद। तो उस समय जो बॉर्बन डायनेस्टी था, जो किंग जो लुइस XVI का जो रूल चल रहा था, तो 1815 के बाद जब नया जो ऑब्जेक्टिव्स बना था, उस ऑब्जेक्टिव में बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से पावर में लाने का पॉइंट्स भी था। तो जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में जब बॉर्बन डायनेस्टी को पावर में लाया गया 1815 के बाद, तो उनको फिर से पावर से निकाल दिया गया और उसके बदले में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टैब्लिश किया गया। तो इसी घटना जो था, ये जो इंसिडेंट था, वो इतना ज़्यादा पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया कि उसको देख के उस समय एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जब मेटरनिक ने ही वो स्टेटमेंट दिए थे कि उन्होंने ये बोला था कि जब फ्रांस में कॉफ होता है या फिर जब छींकते हैं, सॉरी, When France sneezes, the entire Europe catches cold। तो इसका मतलब होता है जब फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या समझ चुके हो कि अगर फ्रांस में थोड़ा सा भी कोई भी एक्टिविटीज़ होता है तो वो एक्टिविटीज़ धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाता है। तो जब फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ और जुलाई रिवॉल्यूशन में जब मोनार्ची को फिर से बाहर फेंका गया और उसके बदले में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जब इस्टेब्लिश किया गया, तो ये इंसिडेंट भी पूरे यूरोप में पूरा फैल गया था और बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होकर अपने अपने कंट्री के लिए वो भी रिवॉल्यूशन किए थे। और उसके रिजल्ट जो था वो ये था कि ब्रुसेल में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो कि बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग कर दिया गया था। मतलब बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड से अलग हो गया था। इसके बाद और तीसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो था द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है देखो, तो उस समय जो ग्रीस था वो एक ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। मतलब वो एक सेपरेट कंट्री नहीं था। ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था 15th सेंचुरी में। तो उस समय जो नेशनलिज्म थे जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, वो चाहते थे कि जो ग्रीस है वो एक अलग से कंट्री बन के वो ओटोमन एम्पायर से सेपरेट हो जाए। तो इसलिए जो वार था वो इंडिपेंडेंट होने का जो वार था वो 1821 में शुरू हुआ था। जितने भी बाकी के लोग थे, मतलब यूरोप में बाकी के जो नेशनलिस्ट थे, वो ग्रीक के इसी रिवॉल्यूशन को, इस मूवमेंट को वो लोग सपोर्ट किए थे, क्योंकि उस समय जो ग्रीस था वो उसको एक एंशिएंट कल्चर का घर माना जाता था। मतलब उसमें जो है ग्रीस जो है उसमें बहुत सारे कल्चर, उसकी जो आर्ट और जो कल्चर है वो पूरे यूरोप में फेमस था। तो इसलिए लोग चाहते थे कि जो ग्रीस है वो खुद की एक पहचान बनाए। तो उस समय जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत सारे जगह जगह पे घूम के वो फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे, पैसा वो ऑर्गेनाइज किए थे। और उसमें वो वार में फाइट करने के बाद वो लास्ट में 1824 में फीवर की वजह से वो मर गए थे। और लास्ट में फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, तो 1832 में ग्रीस जो था इस रिवॉल्यूशन में वो सक्सेस हुआ था। और 1832 में एक ट्रीटी
एक पैक्ट साइन हुआ था जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसी ट्रीटी के हिसाब से ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का मान्यता मिला था।